जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 3 फरवरी और दिन है शनिवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जो दिन भर आपका बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटता है, जो भी बड़ी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न बनता है, वही सारे क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ही होंगे, है ना। तो अभी क्या है ना कि पूनम पांडे का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस कैंसर से पीड़ित थी वो, तो उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बीमारी के बारे में हमारा निर्मला सीतारमण जी बजट में बात कही है, तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया जा रहा है, आपका पोखरण में किया जा रहा है और 2019 के बाद किया जा रहा है। बहुत एकदम विशाल रूप में किया जा रहा है, तो हम जानना जरूरी है। किस देश ने भारत को 31 MQ-9 ड्रोन बिक्री की मंजूरी दे दिया है, तो ये ड्रोन लेने के लिए हम लोग पिछले कई सालों से सतत प्रयास में थे और फाइनली जो है आपका मंजूरी मिल गया है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी यानी यूसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो उत्तराखंड क्या है ना कि अभी आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहा है और बिल लेके आने वाला है अपने विधानसभा में। ठीक है, तो उसके कमेटी के द्वारा बिल आपको जो है मुख्यमंत्री को दे चुका है पूरा सारा रिपोर्ट। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का कहां आयोजित किया है, उसका इसका जो है उद्घाटन किए हैं हम लोग के प्रधानमंत्री मोदी जी, जहां पे G20 हुआ था वहीं हो रहा है। सी केयर्स वेब पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है, तो ये बहुत जरूरी है। कोयला खदान में जो भी मजदूर काम करते हैं, इसको ये करवाया गया है, इंपोर्टेंट है। तो चलिए पहले यहीं से शुरू करते हैं, इसको हम लोग बढ़िया से जान लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो समझ गए कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हम लोग का क्या क्या इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए आइए, क्या बोलती हैं कि अभिनेत्री एवं मॉडल कौन है, पूनम पांडे। तो पूनम पांडे को आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अक्सर विवाद में रहती है ना, विवाद में रहती थी, अब जो है ना अब नहीं रही, निधन हो गया। ठीक है ना, 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो किस कैंसर से पीड़ित थी। ठीक है, तो पहले ये बात समझ जाइए कि पूनम पांडे को तो समझ ही गए, यूपी की थी, निधन हो गया है। किससे भैया पता चला, तो उसका जो एक्स है वही ट्विटर को अब एक्स कहता है, तो वही पे एक्स से पता चला कि उसका निधन हो गया और बहुत ये दुखद बात है कि नहीं है। पूरा जो है सब कुछ परेशान है ये जो कैंसर को लेके। तो ये जो कैंसर था ना, ये कैंसर हुआ है सर्वाइकल कैंसर की वजह से उसका निधन हुआ है। अब ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में हम क्यों बता रहे हैं, इतना आपको जोर देके इस वजह से बता रहे हैं। अगर कल वाला मेरा वीडियो देखे होइएगा तो आपको पता होगा, जब 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश की थी, तो उस बजट में विशेष करके सर्वाइकल कैंसर के बारे में कहा गया था और ये कहा गया था कि 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की जो भी बच्चियां हैं यानी लड़कियां हैं, उसको क्या किया जाएगा, वो टीकाकरण किया जाएगा। किसके लिए भैया टीकाकरण किया जाएगा, और मुफ्त में किया जाएगा। मुफ्त में किया जाएगा, क्यों किया जाएगा भैया, इसी वजह से किया जाएगा। क्यों कि अपनी इंडिया में, पूरे विश्व में नहीं, एशिया सब जगह लगभग हर वर्ष जो है 90,000 लड़कियां ऐसी हैं जो इस बीमारी के चपेट में आती हैं और 70 से 80 हजार लड़कियां का प्रत्येक वर्ष इस वजह से मतलब मृत्यु होता है, और सरकार कभी कोई इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। और ये ऐसी बीमारी है, अभी बताते हैं इसके बीमारी में। तो समझ गए कि सर्वाइकल कैंसर क्यों हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। सरकार का ये अपना एक अभियान भी है, बजट में कहा गया है 9 वर्ष से 14 वर्ष को लेकर, और परसों दिन बजट आया, कल ये आपका इतना बड़ा घटना घट गया है, पूनम पांडे का जो है आपका निधन हो गया। तो चलिए पहले हम लोग इसी को समझते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा समझ जाइएगा तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। तो बस इतना पहले बात ये समझ जाइए कि ये बीमारी जो है, ये सर्वाइकल कैंसर तब हो सकता है जब आप फिजिकल रिलेशन में आते हैं। कोई भी व्यक्ति, पुरुष हो या महिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब आप फिजिकल रिलेशन में आइएगा तभी ये आपको बीमारी हो सकता है। फिजिकल रिलेशन के बाद ये वायरस एक्टिव हो जाता है। देखिए, ये जैसे जो लड़कियों का जो प्राइवेट पार्ट होता है, उस प्राइवेट पार्ट के एक जगह का नाम है, जैसे होता है ना, इसे जैसे यूटेरस है, ये ओवरी है, ये सारा चीज है, फिलिपिन ट्यूब होता है, ये सारा चीज है। तो उसी तरह से ये वाले जगह को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, और इसी के नाम से ही सर्वाइकल आपका जो है रखा गया है वो बीमारी। तो जब आप क्या है ना फिजिकल रिलेशन में आता है, तो ये वाला वायरस यहाँ पे जो है HPV वायरस जो है आपका एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, HPV, ठीक है, क्या बोलते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है HPV, ये याद रखेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, ये आपका एक्टिव हो जाता है। अब जिसका शरीर का प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, ठीक है, जिसका होता है ना कि बहुत सारे बीमारी हमारे शरीर में आता है, बीमारी अटैक करता है, मगर हम लोग का प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने की वजह से वो बीमारी क्या है हमको पकड़ नहीं पाता। कोविड के समय में एक बार आप सुने होइएगा कि कोविड आया था, तो लोग जो है अपना जो है अलग अलग काढ़ा बना के पीते थे कि नहीं भाई, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करो, बूस्टअप करो, बढ़ाओ। तो यही है, जिसका प्रतिरोधक क्षमता शरीर का अच्छा खासा रहता है, तो ये बीमारी उसको अटैक नहीं करता है, या अटैक करता भी है तो उसको पता भी नहीं चला कि कब आया कब चला गया, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जितने भी लोग फिजिकल रिलेशन में रहता है, तो ये बीमारी से वो कंप्लीट उसको होना, वो पुरुष हो या स्त्री हो, ठीक है, होना ही होना है, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। जो
ज्यादा कमजोर होता है, जिसका प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, उसको ये अटैक कर लेता है। अटैक मतलब वो उसके चपेट में आ जाता है, तब बाद में पता चल पाता है। और ये इतना माइनर होता है ना, पता ही नहीं चल पाता है कि क्या है, क्योंकि लड़कियों को अक्सर पीरियड वीरियड आता है तो उसको क्या है ना कि आपको पेन वेन होता रहता है, तो इस सब चीज को वो इग्नोर करके चलता है। जब अंतिम स्टेज में होता है, वही कहानी हुआ पूनम पांडे के साथ, उसको पता ही नहीं चला, लास्ट में पता चला। जब पता चला तो पता लगा कि ये अंतिम स्टेज में है। तो ऐसा पूनम पांडे अकेले नहीं है, जितने भी महिला है जो भी इस बीमारी से पीड़ित होती है, यही होता है। वो उसको हल्के में ले लेता है, सोचता है कि ऐसा कुछ नहीं, तो चलता रहता है। जब अंतिम में पता चलता है तो उसको पता लगता है कि ये अंतिम स्टेज में अब कुछ हो नहीं सकता है। तो सरकार इसको लेके बहुत ज्यादा जागरूक है, और हर व्यक्ति को ये जागरूक होना चाहिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, सारे चीज है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये सर्विक में ये आपका कौन सा एचपीवी वायरस, इसको तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, ह्यूमन पिपोलिमा वायरस होता है। ये वायरस की वजह से यहाँ पे आपका कैंसर हो जाता है, और कैंसर होने के बाद आपको जो है फाइनली आदमी का जो है निधन हो जाता है। तो अब हुआ क्या है कि इसको जो है 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष क्यों दिया गया, आप समझ गए? क्योंकि मैक्सिमम जो है अगर लड़की को 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच अगर हम टीकाकरण कर देंगे, तो टीका पड़ जाने के बाद क्या है ना कि वो वायरस उस पर एक्टिव ही नहीं हो पाएगा। अगर वो वायरस उस पर अटैक करेगा तो ये टीका उसको रोक देगा। ऐसे ही होता है ना, पोलियो का टीका हम लोग बचपन में क्यों लेते हैं कि पोलियो वायरस नहीं अटैक करेगा। अभी हम लोग कोविड का टीका क्यों लिए हैं भैया, कोविड अटैक नहीं करेगा। उसी वजह से, उसी तरह से लड़कियों को 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, क्योंकि इतना समय तक तो कोई फिजिकल रिलेशन में आता नहीं है, अगर इस उम्र में टीका दे दिया जाएगा तो बच्चियां क्या हो जाएंगी, सेफ हो जाएंगी। अब वो बीमारी उसको, मतलब वो वायरस उसको अटैक नहीं करेगा, अटैक करेगा तो वो टीका आपको बचा लेगा। तो देखिए, अपना स्वदेश निर्मित वो टीका का निर्माण किया गया, किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट बहुत ही काम करता है, ठीक है। अभी कोविड का टीका सीरम इंस्टीट्यूट ही बनाया था। तो सर्वावैक नाम से वैक्सीन बनाया है, किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो बिल्कुल भी इसको इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा वैक्सीन? सर्वावैक वैक्सीन किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है, जो कोविड वाला आपका क्या बनाया था, आपका ये टीका बनाया था, ठीक है। तो सर्वावैक बिल्कुल भी याद रखिएगा, स्वदेश निर्मित है, 2023 में बनाया है। और कहा जाता है कि ये जो टीकाकरण का बात कहा गया है कि 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की बच्चियों को जो दिया जाएगा, तो यही टीका दिया जाएगा। समझ गए सर्वाइकल कैंसर क्या है? तो बिल्कुल भी जागरूक होने का जरूरत है। और ये क्या है ना, जो जरूरत है उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, आदमी को समझना चाहिए कि क्या महत्व है और क्या महत्व नहीं है। तो 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यही है सर्वाइकल कैंसर। वो स्त्री और पुरुष दोनों को होता है, पुरुष के भी प्राइवेट पार्ट में होता है, बट पता नहीं चल पाता। जिसको पता चलता है तो फिर अंततः मृत्यु हो जाता है। और आपको हम बता दिए हैं कि पूरे विश्व में सर्वाइकल कैंसर का मामला सबसे अधिक हमारे इंडिया में है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष का डाटा भी आपको बता दिए, लगभग 80-90 हजार के करीब करीब लोग चपेट में आता है, और इतना आपका जो है 80 हजार के करीब करीब 70 हजार के करीब हर वर्ष मृत्यु होता है। और ये अंतिम स्टेज में पता ही नहीं चल पाता ना उसको कि ये सारा चीज होता है। तो सरकार इतना बजट में बात कहा गया है तो इंपोर्टेंट है, समझ गए। 9 वर्ष के पीछे और 14 वर्ष के पीछे राज क्या है, यही है कि 14 वर्ष तक अगर दे दिया जाएगा तो बच्ची सेफ रह जाएंगी, ठीक है। वो वायरस उसको, देखिए ये वायरस सब में आता है, ठीक है। बहुत आदमी का कंफ्यूजन रहता है कि नहीं ये वायरस, आप अगर फिजिकल मतलब फिजिकल रिलेशन में आता है तो आपको ये वायरस आना ही आना है, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। सबको आता है, मगर इसी वजह से हेल्दी रहना है, हेल्दी रहिएगा तो सब बीमारी से बच के रहिएगा। सर्वाइकल कैंसर एचपीवी यानी ह्यूमन, एचपीवी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, ठीक है ना। ये जो है होता है वर्ष 2023 में। स्वदेश निर्मित कौन है? सर्वावैक वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया, और इसके जो है कौन है? आदर पुनावाला है, तो जानते ही हैं लोग। चले आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज है तो वो चीज आप लोग समझ गए होंगे, जो चीज हम बताना चाह रहे थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है ना, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है ना, आपका 17 फरवरी से शुरू होने वाला है, और बहुत जो है प्रचंड रूप से हो रहा है, ठीक है। और 2019 के बाद हो रहा है। कब हो रहा है? 2019 में लास्ट टाइम हुआ था, और अभी जाके हो रहा है। जाने बीच में कोविड आ गया था, तो भारतीय वायुसेना द्वारा ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। पोखरण में आपका जैसलमेर में होगा, और यहाँ पे सबसे पहले परमाणु परीक्षण भी हुआ था, मालूम है ना आप लोग को। सबसे पहले पोखरण में हुआ था, फिर आपका 98 में हुआ था। तो पोखरण हम लोग के लिए हमेशा से स्पेशल रहा है, तो अब तो याद रहेगा ही रहेगा। अगर कहेगा कि भारतीय वायुसेना का जो है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है, पोखरण में पड़ता है, ठीक है। किया गया है कितना? 17 फरवरी 2019 को लास्ट टाइम किया गया था, अब जाके किया जा रहा है। देखिए इसमें जो है ना आपका प्रचंड धूल, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है उसको, बड़ी बड़ी जो हेलीकॉप्टर है अपना वायुसेना का, मिग, सखोई, सब कोई भाग ले रहा है, ठीक है। एक तरह से क्या ना, युद्ध अभ्यास हो या फिर आपका जो है वायु में जब लड़ाई होता है वायुसेना के द्वारा, तो कैसे लड़ाई को किया जाए। क्योंकि देखिए बगल में, जिसके घर के बगल में दुश्मन हो ना, तो घर वाले को बहुत सतर्क रहना पड़ता है, ठीक है। जानते हैं ना, बगल में सब जो है पड़ोसी दुश्मनी है, ठीक, अच्छे लोग है नहीं, ठीक है ना। तो अच्छे लोग नहीं होने की वजह से ये सारा चीज किया जा रहा है। अभी ड्रोन के भी बारे में आपको बताते हैं, तो ठीक है। प्रचंड है, ध्रुव है, ये सब हेलीकॉप्टर अभी आपका यहाँ पे
इसमें भाग ले रहा है और फाइनली बहुत बड़ा एक्सरसाइज होने वाला है। ठीक है, इस एक्सरसाइज से कैसे आपको जो है हवाई युद्ध जो होता है उसको कैसे किया जाएगा, ये सारा चीज का प्रशिक्षण किया जाता है। ठीक है, और कहाँ पे हो रहा है भैया, तो क्या कहिएगा, जैसलमेर में। देखिए अभी हाल फिलहाल में आपका वायुसेना का बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास हुआ था फ्रांस के बीच, यूएई के बीच और हम लोग के बीच, है ना, कहाँ पे, अरब सागर के ऊपर में, डेजर्ट नाइट के नाम से, बिल्कुल भी आप लोग को याद होगा। ठीक है, अब चलिए डेजर्ट साइक्लोन में आइए। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच हुआ, अभी हुआ हाल फिलहाल में, राजस्थान में हुआ। एक आपका साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच, कहाँ पे, मिस्र में हो रहा है, मतलब हो गया, अभी आपका हाल फिलहाल की घटना है। उसके बाद अभी आपका क्या है, खंजर हुआ था किर्गिस्तान और भारत के बीच, लिखेंगे नहीं बस सुनते चलिए, खंजर। उसके बाद फिर आपका एक अभी क्या हुआ था, अभी आपका अयुत्या अभ्यास हुआ था, किसके पास, थाईलैंड और भारत के साथ, वो नौसेना का अयुत्या था ना। और अभी फिलहाल में आपका फिर क्या हुआ है, किसके बीच हुआ है, ये जापान और भारत के बीच, ये जो है आपका कोस्ट गार्ड, जैसे 1 फरवरी को हम लोग बोलते हैं ना कोस्ट तटरक्षक बल दिवस मनाता है, 1978 में इसका स्थापना हुआ था। तो कोस्ट गार्ड के साथ हुआ था काइजिन सहयोग, जापान और भारत का, कहां पे हुआ था, तो आपका चेन्नई के तट पे हुआ था। ठीक है, तो ये सारा इंपोर्टेंट इस बार युद्ध अभ्यास हुआ है, इस सबको बात याद रखिएगा। और एक युद्ध अभ्यास रहा है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका नाटो का चल रहा है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का जो है आपका स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर हो रहा है। ठीक है, और आपका शीत युद्ध के बाद इतना बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है, महायुद्ध अभ्यास नाम है इसका। ठीक है, अभी आपका 6 महीना तक चलने वाला है ये। ठीक है ना, 90,000 सैनिक भाग ले रहे इस बार, समझ गए, नाटो का स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो जितना सारा चीज बोले हैं लिखे नहीं है, एक बार सुनिएगा, फिर कभी आएगा फिर बताएंगे, बताते रहेंगे। तो वायु शक्ति क्या है ना, 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो क्या कहिएगा, आपका जैसलमेर में, पोखरण में हो रहा है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स द्वारा 17 फरवरी से जैसलमेर को पोखरण में वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज, जो 2019 के बाद हुआ ही नहीं था, पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इस युद्ध अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हुए हवाई लड़ाई और परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शन करेगी। 121 से अधिक विमान भाग ले रहे हैं। अब समझ जाइए, 121 विमान यहाँ पे नहीं है, तो जितने भी बोले ना, प्रचंड है, दुर्भ है, सकुई, मिग है, ये सब जितना सारे उठा के लेके आए हैं, और अभी कैसे लड़ाई किया जाएगा, है ना साला, चाइना पाकिस्तान जो भी है। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना, तो वायुसेना के अध्यक्ष कौन है भाई, BR चौधरी है कि नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर ज्यादा लंबा हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने भारत को 31 कितना बोल रहा है कि 31 है MQ-9B ड्रोन देने की बात कहा गया, मंजूरी मिल गया। पेंटागन जानते हैं ना, रक्षा का बहुत बड़ा भवन है। ठीक है, पहले हम लोग का गुजरात में जो डायमंड सिटी बना है, वहां से पहले ये सबसे बड़ा भवन पेंटागन ही हुआ करता था, अमेरिका का, उसका रक्षा विभाग है वहां पे। ठीक है, तो उसी के द्वारा मंजूरी मिल गया है कि अब हम लोग को कितना 31 गो कौन सा ड्रोन देगा, MQ-9B ड्रोन। ये नाम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ चले गए थे, अमेरिका गए थे। कब गए थे मालूम है ना, अभी आज से 6 महीना पहले गए थे, जून जुलाई में गए थे। ठीक है, वहां पे जाके ये बात हुआ था। ठीक है, जाने का मेन बात यही था, इस ड्रोन को लेके। अभी 2 ड्रोन हम लोग भाड़ा में रखे हुए हैं, अब समझ जाइए इसका कितना इंपॉर्टेंट है। 2 ड्रोन हम लोग भाड़ा में रखे हुए हैं, अभी ये ड्रोन देने का मंजूरी पेंटागन दे दिया है, बोला कि ठीक है हम आप लोग को दे देंगे। कितना देंगे, 31 को देगा। ठीक है, नाम क्या है, MQ-9B। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताते हैं। जो अरब सागर या हिंद प्रशांत वाला क्षेत्र देखते हैं ना, तो ये क्या है ना, चालक रहित विमान है। ठीक है, और ये सैटेलाइट से आपका संचालित होता है, ये बात जान लीजिए। ठीक है, और अपने साथ जो है ना, दिन और रात किसी भी टाइम उड़ सकता है। अब जानिए, आप हिंद प्रशांत वाले क्षेत्र में, समुद्र वाले क्षेत्र में हमेशा आप रात दिन हेलीकॉप्टर लेके, जहाज लेके उड़ सकते हैं, नहीं कैसे निगरानी रखेगा, देखते हैं, तो ही विमान लगा के रखा हुआ है चाइना सब, कहां पे, हब्बन टोटा में, है कि नहीं है, उधर ग्वाडर में लगा देते हैं। तो इन सब चीजों का निगरानी के लिए आपको एक उन्नत डिजाइन का ड्रोन चाहिए, जो आपके समुद्री रक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये ड्रोन हम लोग अभी 2 को भाड़े में रखे हुए हैं। अभी मोदी जी बोले थे कि अगर ये ड्रोन हम लोग को दे दीजिएगा तो बहुत 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 आप लोग का जो है धन्यवाद होगा। तो कितना, बहुत 3.99 अरब डॉलर का ये सौदा है, और मंजूरी दे नहीं रहता, कई बार टाला आया, फिर फाइनली अभी बोला है कि हम लोग दे देंगे, सब कुछ दिल पक्का है, अब हम लोग के यहाँ पे आने वाला है। तो ये क्या है, मानव रहित है। ठीक है, अपने से लैंडिंग कर सकता है, अपने से उड़ सकता है, सैटेलाइट से संचालित होगा, इसमें हाई सेंसर लगा हुआ है, उन्नत रडार सिस्टम है। ठीक है, और अपने साथ 40 घंटा से अधिक समय तक क्या कर सकता है भैया, रात और दिन किसी भी टाइम उड़ सकता है, कहीं पे भी, कोई लफड़ा नहीं है। और अपने साथ कितना पेलोड लेके जाएगा, 2155 केजी वजन लेके जा सकता है। आप समझ जाइए, 2155 केजी एक लंबा सब अच्छा खासा, यानी कहने का मतलब है एक मिसाइल लेके चला जाएगा, इतना छोटा मोटा सब लेके नहीं जाएगा, कोई भी हथियार लेके जाने में सक्षम है, और कहीं पे ले जाके गिरा दो, अपने से लैंडिंग होगा, अपने से उतरेगा, चलेगा, हाई सेंसर है, उसमें रडार उन्नत सिस्टम है, सैटेलाइट से आपका मतलब कंट्रोल किया जा सकता है, और मानव रहित ड्रोन है। ठीक है, ये किसका है, अमेरिका का है, बहुत सुपर पावर माना जाता है इसको, खासकर चाइना के लिए, और हम लोग पाकिस्तान के लिए इसको लेना जरूरी था। ठीक है,
तो इसको लेके हम लोग क्या किए हैं, ये ले चुके हैं। तो कहां से लिए भैया, तो अमेरिका से लिए, ठीक है। तो किस देश को MQ-9 भी ड्रोन कहेगा कि किस देश का है, तो पहले कहिएगा कि अमेरिका का है। भारत को मिला है कितना, तो 31 को मिला है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में सब कुछ तो लगभग बता ही दिए कि क्यों जरूरी है। वायुसेना के पास भी रहेगा, थल सेना के पास, और आपका क्या बोलते हैं, जल सेना के पास, ठीक है। सब कुछ सब किसी के पास रहेगा ये। अभी किसको किसको कितना दिया जा रहा है बता रहे हैं। तो 3.9 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर MQ-9B एयरक्राफ्ट भारत सरकार को बेचने की निर्णय ले लिया, मतलब उसको दे दिया है कि ठीक है आपको दे दिया जाएगा। 31 आधुनिक ड्रोन में से 15 सी गॉर्जियन जो है ड्रोन है, ये नौसेना को दिया जाएगा। बोले ना सबसे अधिक हम लोग को नौसेना, क्योंकि देखिए बॉर्डर में तो सेना उना हम लोग देख लेते हैं, चौकी लगा के बैठ जाते हैं, मगर समुद्र में कैसे निगरानी कीजिएगा। तो उसके लिए ड्रोन ही है, और 40-40 घंटा दिन रात किसी भी टाइम उड़ सकता है। तो लगा दिया, अपना आराम से निगरानी कर रहा है। उसमें तो चालक रहित है, तो इसका मतलब है कोई लफड़ा ही नहीं, कोई लोग बैठा नहीं है, अपने से एक जगह देख रहा है, पूरा निगरानी कर रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहा है, ठीक है ना। तो क्या है ना, 15 को नौसेना को दिया जाएगा, और थल सेना और वायुसेना को 8-8 स्काई गॉर्जियन ड्रोन मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है, 40 घंटे से अधिक तक ये उड़ान दिन और रात किसी भी समय उड़ान भर सकता है। 2155 केजी वजन लेके उड़ सकता है, ठीक है। आधुनिक रडार सिस्टम है, और क्या है ना, सैटेलाइट से संचालित हो सकता है, ठीक है। ये सारा चीज है इसमें। तो ये हम लोग के लिए बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है। तो पेंटागन के द्वारा हरी झंडी दे दिया गया है। मोदी जी गए हुए थे अमेरिका, तो वहीं पे इसका डील हुआ था। और इसको दो नाम है, ये भी नाम फ्री ट्रेन भी कहते हैं, और एक नाम है इसको, जो भी नाम मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो कहिएगा कि ये क्या है, रीपर ड्रोन भी कहते हैं इसको। क्या कहिएगा, रीपर कहिए, फ्री ट्रेन कहिए, या फिर 9Q, ठीक है, ये MQ-9B कहिए। ये सारा कौन चीज है, एक ही है, ठीक है। देखिए न्यूज वाले कैसे चलाते हैं, चीन पाक में चीख पुकार, काटने वाले ड्रोन से हाहाकार। ये ही है अपना ड्रोन। ये लोग को तो जानते ही हैं थोड़ा सा, मगर ये जो बात लिखा है इस बात से इसका हम सहमत है, ठीक है ना। ये लोग जो है दे देते हैं, ज्यादा दे देते हैं। चलते हैं, तो अमेरिका के बारे में जानते ही, वहां पे इलेक्शन होने वाला है। जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति हैं, अभी हम लोग के प्रधानमंत्री जी गए थे, तो इसके बारे में बिल्कुल भी वहां पे जो है जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा इसको निर्माण किया गया है। तो आप लोग ये सब चीज जानते होइएगा, और इंपोर्टेंट है भी नहीं, तक बताते भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी, ठीक है। तो अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी, तो पहले यहाँ पे रख दीजिए अध्यक्ष कौन है ना, अध्यक्ष पहले समझ जाइए। जिसको बस इतना ही अध्यक्ष से जानना है तो जान लीजिए, जिसको आगे जानना है तो आगे समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है ना, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष जो है रंजना प्रकाश देसाई हैं। इसके द्वारा अपना कमेटी उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित किया गया था, और अपना बोला कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे लागू करेंगे। तो उसमें क्या चीज है नहीं है, सारा चीजें का आप अपना रिपोर्ट दीजिए। तो रिपोर्ट ये पुष्कर सिंह धामी है, वहां के मुख्यमंत्री हैं, उसको अपना रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया। अब ये सारा चीज अपना विधानसभा में लेके जाने वाला है, अब वहां पे आपका लागू करने वाला है, ठीक है। तो ये बात समझ गए। अब देखिए सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आया है, तो चलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लोग बिल्कुल भी जानेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से घुमा फिरा के आपको कोई भी परीक्षा हो पूछ ही लेता है, नहीं पूछने का कोई सवाल नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे कानून की बात है, कि कानून होगा जब तो, यहाँ पे कानून की बात ना हो रहा है, कानून। देखिए ये क्या है, कानून किसे कहते हैं पहले यही समझ जाइए, ठीक है। नियम या विधि, कोई भी क्षेत्र हो, मान लीजिए ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो नियम होगा या विधि होगा, ठीक है, उसका जो एक सूचीबद्ध जो किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, नियम विधि को ही तो कानून कहते हैं। और जिस क्षेत्र में ये लागू किया जाता है तो उस क्षेत्र का कानून हो गया, सिंपल सी है कानून। तो कानून दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कानून कहने का मतलब क्या है, एक क्या होता है ना कि एक कानून क्या होता है कि पूरा समाज के लिए होता है, और एक कानून क्या होता है ना कि कोई दो व्यक्ति हो सकता है, दो संगठन हो सकता है, दो गुट हो सकता है कि नहीं है। तो कानून में सबसे पहला कानून हो जाएगा जो सिविल कानून होता है। जो सिविल कानून होता है वो दो व्यक्तियों के बीच होता है, दो संगठन के बीच हो सकता है, या फिर दो क्या बोलते हैं, मतलब एक दूसरा आदमी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेले का बात होगा या कुछ समाज के लिए पूरा प्रतिनिधित्व करेगा, नहीं। जैसे क्या है, अभी क्या बोले कि दो व्यक्ति मतलब संपत्ति के लिए लड़ाई हो सकता है, शादी विवाह हो सकता है, उत्तराधिकार का विवाद हो सकता है। तो दो ही आदमी के बीच ना होगा, एक आदमी के बीच कभी होगा नहीं होगा। तो ऐसे कानून को हम लोग सिविल कानून कहते हैं। ये बात समझ गए, सिविल कानून। अब आइए एक आपका आपराधिक कानून होता है। आपराधिक कानून में क्या है, जो पूरे समाज को प्रभावित करे, ठीक है। जैसे कोई क्या हो गया, रेप कर लिया, कोई चोरी कर लिया, कोई डकैती कर लिया, या कोई मर्डर कर दिया, ये सब क्या है, ये सब आपराधिक कानून की श्रेणी में आता है। तो सिविल कानून समझ गए कि दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, दो गुट के बीच हो सकता है, दो संगठन के बीच हो सकता है। और आपराधिक कानून क्या है कि पूरे समाज में होगा, मतलब उसका जो है पूरा समाज में प्रभावित होगा। मर्डर हो, हत्या हो, चोरी हो, डकैती हो, ये सारा चीज आपका आपराधिक कानून। तो आपराधिक कानून हमारे देश में सारे लोगों के लिए एक है। मर्डर, मान लीजिए कि आपका जो मर्डर होगा, आपको जो कष्ट होगा, वो अगर दूसरा कोई मुस्लिम धर्म का भी अगर मर्डर होगा तो सेम ही कष्ट होगा ना। तो आपराधिक कानून क्या है ना, दोनों
सारे लोग के लिए, वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का, कोई भी नस्ल का हो, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। तो इस कानून को हम लोग छेड़ते ही नहीं है कि पूरा देश के लिए, सारे लोग के लिए एक है। मगर लफड़ा क्या है ना, सिविल कानून का है। सिविल कानून का लफड़ा क्या है कि इसमें अभी क्या बोले कि जब दो गुट के बीच हो, दो व्यक्तियों के बीच हो, अब दो व्यक्ति अलग अलग लोग मानने वाले लोग होंगे। अब कोई हिंदू लोग है, कोई मुस्लिम लोग है, कोई सिख लोग है, कोई ईसाई लोग है, तो उसी के धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से उसको कानून दिया गया, क्योंकि अलग अलग लोग मानने वाले हैं धर्म। हमारे देश में कई धर्म के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, बहुत सारे लोग हैं। तो जैसे जैसे धर्म के लोग हैं वैसे वैसे उसको सिविल कानून दिया गया है। तो इसमें क्या है ना, सरकार को बहुत ज्यादा परेशानी होता है कि उसके लिए अलग कानून बनाओ, उसके लिए अलग कानून बनाओ, लेट भी होता है, ठीक है, पैसा भी ज्यादा खर्चा होता है, बहुत ज्यादा समस्या भी आता है, ठीक है। तो इसको लेकर के सरकार जो है, हम लोग का जो संविधान है, संविधान का एक डीपीएसपी एक जगह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राज का नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, जहां पे इसको हम लोग कहां पे रखे हैं, भाग आपका कितना में है, 4 में है, ठीक है, 4 में है, देख लीजिएगा, भाग 4 में है, और आयरलैंड के संविधान से उठा के लाए हैं, उसी में रखा गया है, और आर्टिकल कितना में 44 में रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, राज्य का नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, डीपीएसपी जो है, इसके मतलब इसको क्या है ना कि ये राज्य को कहा गया है कि आप जब सक्षम हो जाइएगा तो इसमें जितने भी आर्टिकल है उसको आप लागू कीजिएगा, मगर इसको आप न्यायालय में लेके नहीं जा सकते कि नहीं लगाइए, ठीक है। मतलब ये परिवर्तनीय नहीं है, लगाएगा सरकार चाहेगी तो लगाएगी। कई बार सुप्रीम कोर्ट बोल भी चुका है कि भैया आप इसको लगाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा होता है, लोग को सही में कानून नहीं मिलता है। तो आप एक ऐसा माहौल बनाओ जिसके वजह से ये सारे लोगों को, जैसे आपराधिक कानून सारे लोग के लिए एक है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पे लफड़ा कहाँ फंस रहा है, यहाँ पे लफड़ा ये फंस रहा है कि आर्टिकल 25 में 26 में कहा गया है कि धार्मिक कोई भी आदमी उपासना कर सकता है, कोई भी अपना धर्म को मान सकता है, किसी का भी कल्चर अपना रख सकता है। तो उसी के चक्कर में क्या हो गया, अब धार्मिक चीज, अब कोई मान लीजिए कि हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग का शादी विवाह का अपना धार्मिक हिसाब से कर रहा है, मुस्लिम लोग है अपने हिसाब से कर रहा है, सिख लोग है अपने हिसाब से कर रहा है। अब यहाँ पे असगर कर देगा तो क्या करेगा कि सारे लोग का एक हो जाएगा। अब एक हो जाएगा तो सबका विवाह का एक ही हो जाएगा। अभी देखिएगा ना, विशेष विवाह अधिनियम है, हिंदू विवाह अधिनियम है, विदेश विवाह अधिनियम है ना। तो ये सारा चीज सब गड़बड़ हो जाएगा, तो लोग का धार्मिक चीजें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। इसी को लेके खोज जगह आपको विरोध दिखेगा कि नहीं होना चाहिए भैया, ये तो सब कुछ गड़बड़ है, हमारा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 25-26 का है कि नहीं अपना धर्म को संरक्षित कीजिए, अपना धर्म को मानिए, उपासना की स्वतंत्रता दे रहे हैं, फिर आप सबको एक ही कानून में ला के बांध रहे हैं। तो ये सारा चीज है लफड़ा। अब केंद्र सरकार, विधि आयोग भी इस पे सलाह मांगी है, ठीक है। केंद्र सरकार भी चाह रहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या करें, लागू करें, ठीक है। लागू करने के लिए बात चल रहा है। तो बहुत सारे मुस्लिम संगठन है वो भी विरोध कर रहा है कि नहीं भैया नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अपना सबका रीति रिवाज है, हमारा संविधान कहता है यहाँ पे जो माइनॉरिटी लोग हैं या फिर जो भी धार्मिक रूप से लोग हैं, तो उसका क्या है ना, एक तरह नहीं बोलते विविधता है, अपने देश का क्या है, बहुत सारा विविधता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म नस्ल के लोग हैं। तो यहाँ पे ये चीज पर खतरा हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरे हिसाब से पक्का समझ गए हैं कि ये क्या है। तो उत्तराखंड सरकार क्या चाह रही है कि सारे लोग के लिए, अब इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या आता है, तो भाई दो धर्म जाति के बीच क्या क्या अलग होता है, शादी है, विवाह है, तलाक है कि नहीं है। उसके बाद बच्चा का मतलब नहीं होता है, बच्चा का गोद लेने की पड़ता है, उत्तराधिकार है, संपत्ति का जो होता है, ये सारा चीज है। तो इसमें 2-3 केस याद रखिएगा। एक शाहबानो केस आया था आपका 1985 में, ठीक है, 1985 में ही आया था। एक सायरा बानो केस आया था 2017 में, ठीक है। ये 2 केस पूछ लेता है, शाहबानो केस, सायरा बानो केस, ठीक है। तो ये सारा चीज है आपका तलाक वलाक से संबंधित है। तो ये शादी, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति, ये सारा चीज आपका आता है किसमें, क्या कहिएगा, सिविल कानून में आता है। और यही सिविल कानून को लागू करने के लिए जो बात कहा जा रहा है वही आपका क्या, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। और गोवा में आपका ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे के लिए एक है, ऐसा नहीं है धार्मिक आधार पर कानून आपको नहीं मिलेगा। अभी क्या है, धार्मिक आधार बोले ना कि आपराधिक जो कानून है वो धार्मिक आधार पर नहीं है, मगर सिविल जो कानून है वो धार्मिक आधार पर है। भारत में कई धर्म लोग हैं, तो इसी को लेकर के सरकार चाहती है कि कोई धार्मिक आधार नहीं होगा, सबको एक कानून मिलेगा। शादी का एक रूल, अगर संपत्ति का होगा, बेटी को संपत्ति नहीं मिल रहा तो सबको बराबर मिलना चाहिए। ऐसा क्या है, मुस्लिम धर्म में देखिएगा आपकी बेटी को बेटा से कम मिलता है। एक तरह से यहाँ पे देखिएगा लड़का लड़की में भी आपको भेदभाव किया जाता है। सरकार चाहती है समानता है, मगर यहाँ पे कानून बनाया क्या भेदभाव वाला, लड़का को मिलेगा 50% तो लड़की को मिलेगा 20%, ठीक है। और चीज में बहुत सारे चीज में भेदभाव है, तो सब चीज को हटाना है। तो यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश है, वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है। और वहां के राज्यपाल कौन है भैया, वहां के राज्यपाल कोई है देख लीजिएगा, ठीक है, भुला है, ठीक है। यूसीसी के अंतिम रिपोर्ट को सौंप दिया गया और फाइनली ये सारा चीज है, ठीक है। तो उत्तराखंड चलेंगे आपको, उत्तराखंड राज्य आपका कब बना भैया, देखिए ये उत्तराखंड जो है ना 2000 में बना है, ठीक है। अभी जो है उसका जो है हम लोग क्या बनाए थे,
उत्तराखंड का राज्य दिवस कहाँ चला गया? उत्तराखंड तो था मेरे पास, हम जो है ना कहीं कहीं चले जाता है। ठीक है, तो यह है आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड अभी अपना स्थापना दिवस भी मनाया था। ठीक है, तीन आपको बताया था ना 2000 में आपका क्या राज्य? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी याद रखिएगा, 1 9 15 यही ना था, तो आपका ये आपका अलग हुआ है 2000 में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, इधर से देखिए हिमाचल प्रदेश है, इधर से यूपी है, और थोड़ा सा यहाँ पे आपका लगता है एकदम से छोटी सी, कभी कभी आदमी को कंफ्यूजन हो जाता है, हमको खुद ही कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे हरियाणा लगता है कि नहीं लगता। हरियाणा थोड़ा सा लगता है उत्तराखंड से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। चले यहाँ पे देखिए, इधर से आइएगा ना तो ये आपका विरध हिमालय है, फिर इधर से आइएगा तो आपका लघु हिमालय है, फिर ये शिवालिक हिमालय है। तो इस हिमालय का विस्तार भी पाया जाता है। उत्तराखंड अपने आप में इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी हम लोग समझते चलेंगे। अभी इतना बात जाएंगे नहीं, ज्यादा लंबा जाएंगे तो ऐसे देखिए आज का क्लास लंबा हो गया, ज्यादा लंबा हो जाता है ना। हम क्या सारा चीज अभी यहाँ पे बताएंगे। चलिए स्पीड लगाते, थोड़ा सा लगाते ना। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 आयोजित किया गया आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी एक जगह है, इसको बोलते हैं भारत मंडपम। यहाँ पे नटराज का मूर्ति लगा हुआ, विश्व का सबसे बड़ी मूर्ति है नटराज का। ठीक है, और यहीं पे हुआ था आपका 8-9, ये डेट याद रखिएगा, 8-9 सितंबर G20, क्योंकि हमारे वहां पे 18वां G20 सम्मेलन हुआ। 19वां कहाँ पे हो रहा है? ब्राजील में हो रहा है। ट्रोइका में कौन कौन है? अब क्या कहिएगा? अफ्रीका है, भारत है और ब्राजील है। ये बात बिल्कुल भी। और ट्रोइका क्या होता है? 3 देश। कहां पे हुआ, कहां पे हो रहा है, कहां पे होगा? G20 के बारे में। तो G20 का अध्यक्षता यही हुआ था। ये इसको क्या बोलते हैं? तो भारत मंडपम कहते हैं। यहीं पे आपका हो रहा है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। ये क्या है ना, ऑटोमोबाइल का जो भी चीज है उसका प्रदर्शनी लगाया जाता है। कल मोदी जी गए थे, हम वीडियो देख रहे थे, बड़ा बढ़िया से सामान उमान देख रहे हैं, क्योंकि जानते हैं ना वो हर फील्ड में एक्सपर्ट आदमी है हम लोग के प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो 2024 में क्या कर दिया भैया? आयोजित किया गया। तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा, उसी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो ग्लोबल मोबिलिटी याद रखेगा, ये आपका 2 दिवसीय है। ठीक है, 3 दिन तक चला है, आज आपका समापन भी है। ठीक है, 2 दिवसीय एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। कहां पे भाई? भारत मंडपम में। ठीक है, 2-3 भवन अभी बिल्कुल भी याद रखिएगा, एगो भारत मंडपम, एगो यशोभूमि, एगो आपका जो है सबसे बड़ा जो है आपका वहां पे डायमंड जो हुआ है गुजरात वाला। ठीक है, ये 3 भवन बड़ी बड़ी भवन है, ऐसा भवन को जानना जरूरी है। कोई भी बड़ा बात होता है तो यही सारा चीज होता है। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब आइए यहाँ पे देखिए, ये क्या हुआ ना, सी केयर्स वेब पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया? तो ये केयर्स वेब पोर्टल क्या है ना, इसकी शुरुआत मंत्रालय ने किया आपका, ये आपका कोयला खान मंत्रालय। देखिए कोयला खदान में ना बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है ना, वेतन हो, भत्ता हो, पीएफ हो, इन सब चीजों को आसान बनाने के लिए कोयला मंत्रालय के द्वारा ये आपका वेब कि सब किसी का स्टेटस सारा चीज एक जगह कलेक्ट करके सारा चीज उसको पता किया जाए। ठीक है, इसको लेकर के ये आपका सी केयर वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा। इस तरह का पोर्टल पूछ लिया जाता है आपके पेपर में। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है ना, कि कोयला क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सामाजिक सुरक्षा समझ रहे हैं ना, कि उसको जो भी रुपया पैसा जो सारा चीज हो, उसका कोई भी लफड़ा नहीं हो, वो सारा चीज वहां पे उसके पास डाटा हो। ठीक है ना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है ना, पोर्टल को सीडेक द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया। तो सीडेक तो जानते ही अपने आप में अपना भारत के लगभग पोर्टल वही बनाते हैं, डिजाइन किया गया है। ठीक है, कोयला खान का भविष्य निधि संगठन, इसका नाम CMFO है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोयला खान भविष्य निधि संगठन को जो है डिजिटल करना है, तो यही है CMFO। ठीक है ना, CMFO के तहत ही ये सारा चीज आता है। ठीक है, देखिए यही है आपका CMFO ही तहत सारा चीज आपका आता है। तो ये क्या कहिएगा, सी केयर्स किसके द्वारा? कोयला खान मंत्रालय के द्वारा आपका लॉन्च किया गया। ठीक है, तो आज का सारा क्वेश्चन यही तक था, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब लंबा ले जाएंगे नहीं हम। ठीक है ना, फिर हम लोग मिलते हैं कल, यानी आज कितना है, 3 फरवरी है, यानी हम लोग फिर 4 फरवरी को मिलेंगे। जो चीज बताते हैं अगर समझ में नहीं आता है तो अपना कमेंट में जरूर कुछ बोलिए, प्रतिक्रिया दीजिए। जब तक प्रतिक्रिया नहीं दीजिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि कुछ समझ में आया नहीं आया, क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, है कि नहीं है ना। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।